अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवाइज यूनिफॉर्म एमडीकेट सिलेबस। एमडीकेट पीएमसी की तरफ से जो है वो एमडीकेट का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज किया गया है और इस यूनिफॉर्म एमडीकेट सिलेबस के हवाले से जो डॉन न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ की तरफ से जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो यूनिफॉर्म एमडीकेट सिलेबस को जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिवाइज किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जो है वो कुछ इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आई है और वो क्या थी। सबसे पहले इन्होंने कहा टू रिमूव इनइक्वलिटी इन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ डिफरेंट प्रोविंशियल एमडीकेट एग्जाम। उन्होंने कहा कि हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम एमडीकेट के सिलेबस पर जोर दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इनइक्वलिटी को क्या करना है, खत्म करना है। डिफरेंट प्रोविंशियल के जो एमडीकेट के जो एग्जाम थे उनका लेवल जो था वो क्या था, अलग अलग था। तो वो चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क का जो एमडीकेट का एग्जाम हो वो यूनिफॉर्म हो, तमाम बच्चों के लिए क्या हो, बराबर। फिर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया स्पेशली फ्रॉम सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा who found the difficulty level of their MDCAT exam to be much higher than other। इन्होंने इसमें ये बात क्लियरली मेंशन की कि स्पेशली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का जो एमडीकेट एग्जाम का जो लेवल था वो दूसरे प्रोविंसेस के मुकाबले में बहुत हाई था। और हमने भी, अगर आपको याद हो, पास पेपर जब हमने डिस्कस किए तो हमें आइडिया हुआ कि किसी साल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल आ रहे हैं तो किसी साल बहुत आसान आ रहे हैं। इसी तरीके से किसी साल किसी चैप्टर से 5-6 एमसीक्यू हैं तो अगले साल जो है वो किसी चैप्टर से एक भी एमसीक्यू नहीं है। मतलब कोई प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी जो है उनकी ना स्ट्रक्चर में नज़र आ रही थी ना उनके कोई लेवल में नज़र आ रही थी। और किसी साल तो ऐसा भी हुआ है कि पूरा का पूरा जो है पेपर रेड स्पॉट के एमसीक्यू कॉपी पेस्ट करके डाल दिए गए। रेड स्पॉट ए लेवल स्पेशली जो है वो 2013 की अगर बात कर लो तो उसके बहुत सारे एमसीक्यू जो है वैल्यू तक चेंज करना जो है वो जहमत नहीं की, सीधी सीधी जो है वो वैल्यू जो है वो क्या की है, कॉपी पेस्ट करके दे दिए हैं। और उनका लेवल जो था वो पूरा ए लेवल के सवालात जो हैं उसमें डाल दिए गए हैं, जो कि कैम्ब्रिज वालों को बहुत फायदा हुआ, जो कि सिंध बोर्ड वालों के साथ बहुत ज़्यादा उस साल जुल्म था। वो कई एहतजाज हुए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सेम इसी तरीके से उन्होंने ये बात मेंशन की कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसी किसी ईयर में जो है वो लेवल जो है एमडीकेट का बहुत हायर हो जाता था, बच्चों का एमकेट का स्कोर बहुत कम आता था। इवन 65 स्कोर करने वाले का डीएमसी में एडमिशन हुआ है 2013 में, बात बता रहा हूँ। इतना पेपर का लेवल जो है वो उन्होंने जो वो बच्चों को कंफ्यूज कर दिया था। तो सेम यहाँ फिर इसके बाद उन्होंने कहा द नेशनल एमडीकेट एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन सेलेक्टेड टॉपिक फ्रॉम एफएससी सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो रिवाइज सिलेबस का जो मकसद है वो बच्चों को परेशान नहीं करना, हमारा मकसद ये है कि एफएससी के पूरे सिलेबस को हम शामिल ना करें, सेलेक्टेड हो, वो टॉपिक्स हों जो हायर स्टडी के लिए कॉन्सेप्चुअल लिहाज से जो है वो क्या हो, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक्स जो है वो हायर स्टडी में सिलेक्शन के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, उनको शामिल करें। मतलब ये है कि एफएससी के पूरे सिलेबस, बच्चे क्या करते थे, बुक की पूरी पूरी लाइन जो है वो रट्टा लगाते थे, लेकिन अब जो है वो बच्चे क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि तमाम प्रोविंसेस का जो है वो पेपर अगर सेम होगा तो बच्चे किसी भी टॉपिक को रट्टा लगाने के बजाय उसके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक्स अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छा समझा हुआ होगा तो वो बच्चा किसी भी बोर्ड का होगा उस टॉपिक को आराम से क्या कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। तो मकसद ये था कि बायोलॉजी के सिलेक्टेड टॉपिक, केमिस्ट्री के सिलेक्टिव टॉपिक, फिजिक्स के सिलेक्टिव टॉपिक और इंग्लिश भी डिफाइन हो। इंग्लिश भी अगर आप पास पेपर में देखिए ना तो कोई सिलेबस नहीं बताया हुआ, तो यहाँ इन्होंने जो है बाकायदा क्लियरली मेंशन कर दिया है कि टेंसेस से हम कितने सवालात देंगे, प्रीपोजिशन से कितने देंगे, आर्टिकल से कितने देंगे, पंक्चुएशन से कितने देंगे, ताकि बच्चा उन सेलेक्टिव टॉपिक पर जाकर वोकैबुलरी पे भी जो है वो उन्होंने कुछ एग्जांपल के तौर पर चीजें दे दी गई हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम में भी क्या है, तो ताकि बच्चा उस पर क्या कर सके, फोकस कर सके। साथ ही साथ एक चीज मेंशन की कि इस मर्तबा जो नम्स का जो टेस्ट था उसमें बच्चों को आंसर शीट की कार्बन कॉपी नहीं दी गई।
कार्बन कॉपी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं कि जब आप आंसर शीट देते हो ना, एमसीक्यू नंबर 1 में क्या मार्क करना है, एमसीक्यू नंबर 2 में क्या मार्क करना है, तो वो जो आंसर शीट होती है ना वो एक पेपर में नहीं होती, उसके बेसिकली पेपर 2 होते हैं। आपने क्या करना होगा, सारे आंसर मार्क किए और एट द एंड आपको वो आंसर शीट 2 हिस्सों में कन्वर्ट करनी है। बेसिकली वो 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर को हिलाना नहीं होता, 2 पेपर की पोजीशन को जो है वो जरा भी जो है वो चेंज नहीं करना होता। आपने क्या करना होता, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, आंसर शीट के नीचे जो है वो बाकायदा एक कार्बन कॉपी होती है, वो कार्बन कॉपी अलग करके आप अपने रिकॉर्ड में रखोगे। और फिर क्या होगा, घर जाकर जैसे ही नेट पर आंसर की अपलोड हो जाती है, आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसके मुताबिक जो आंसर की अपलोड हो जाती हैं, फिर आप अपने आंसर को क्या करते हैं, बाकायदा चेक करते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मार्क किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मार्क किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मार्क किया था। वो कार्बन कॉपी जो है बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जो है वो पीएमसी को इंडिकेशन दी गई है कि कार्बन कॉपी को यकीनी बनाए, क्योंकि नम्स वालों ने इस साल जो है वो कार्बन कॉपी नहीं दी है, तो स्पेशली जो है उन्होंने इंडिकेशन दी है कि पीएमसी के टेस्ट में जो है वो आंसर शीट दे दी जाए, ताकि जो है वो कंपटीशन जो हो, मेरिट जो हो वो बिल्कुल फेयर हो। साथ ही साथ जो है एक और इंफॉर्मेशन, हियरिंग ऑन द नेशनल एमडीकेट एडजर्न टिल 3 नवंबर। वो स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे ना, 28 अक्टूबर आ जाएगा, फिर हम पीएमसी का फॉर्म भरेंगे, क्या होगा, तो उनके लिए न्यूज़ है कि जो सिंध हाई कोर्ट की जो समाअत थी वो 3 नवंबर तक क्या कर दी गई है, मौखर कर दी गई है। साथ ही साथ जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी ना 2 नवंबर थी ना, उसको एक्सटेंड करके 6 नवंबर तक जो है वो कर दिया गया। 6 नवंबर तक जो है इसकी डेडलाइन को जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए भाई, बहुत से बच्चे जो वेट कर रहे थे ना, मुझे बताओ, देखो फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स, ये देखा जाए तो एक स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस में इंसान जो है वो कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि बेटा ये 1500 जो बहुत से बच्चे बचा के बैठे हैं, या बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर हमने जो 750 रुपीज़ जो सिंध वालों को पे किया उसका क्या हुआ, तो मैं आपको सिंपल इतना कहूँगा कि बेटा एजुकेशन में जो भी फ़ी आप देते हो वो इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सपेंडिचर नहीं होती। ये बात अच्छे से ध्यान में रखो, जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कंजूसी करोगे कि 750 वहाँ भर दिए हैं, अब मैं 1500 भरूँ ना भरूँ, तो आपको एक स्ट्रेस और टेंशन लगी रहेगी, और आप इसमें इस सिचुएशन में आप स्टडी भी नहीं कर सकोगे। तो आप, मेरी तमाम स्टूडेंट से जो है वो यही मैं आपको एडवाइस दूंगा कि स्ट्रेस में ना पढ़ें। 1500 की बात है, ओके, आप जो है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म सबमिट कर दें, रिलैक्स रहें, और अगले 15 दिन जो है वो अच्छे से सिर्फ स्टडी पे फोकस करें, इन स्ट्रेस वाली चीज़ों पे ध्यान ना दें। रिवाइज एमडीकेट सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, आखिर में जो है वो पूरी एक समरी है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यू है, वो आपके सामने जो है वो बाकायदा मौजूद होंगे स्क्रीन पे इस वीडियो के एंड में, तो उसको आप देख लें। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें और इसमें थोड़ा सी तब्दीली है, एमसीक्यू के जो तादाद है उन्होंने थोड़ी सी कम ज़्यादा की है, तो वो आप लाजमी इस वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।